हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा करी है? सही जवाब है इसका रूस। तो आपको बता दें कि इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम जो है रूस ने बेलारूस को स्थानांतरित करने की घोषणा करी है। ये मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल्स का उपयोग कर सकती है। इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली का नेटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया है और इसके अंदर एम मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। ये 700 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 29 जून। तो यहाँ आपको बता दें कि 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि 2007 में इसे पहली बार मनाया गया था। इससे पहले जो है 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता था, जिसकी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कहते हैं, लेकिन बाद में ये 29 जून को मनाया जाने लगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2022। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। उनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है, जैसे कि नाम से हमें समझ में आता है। प्लास्टिक इतना सुविधाजनक और सस्ता है कि इसमें पैकेजिंग उद्योग की अन्य सामग्रियों की जगह ले ली है और भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें कि 43% सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। इसमें एक लिस्ट जारी करी गई है। वही लिस्ट के जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं उसी पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है, जिसमें कि उसके एक्सपोर्ट पर या फिर उसके कच्चे माल की जो ज़रूरत होती है उसके इंपोर्ट पर ये बैन लगा दिया गया है। तो 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शापूरजी पैलोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? सही जवाब है पैलोनजी मिस्त्री। तो आपको बता दें कि शापूरजी पैलोनजी ग्रुप के अध्यक्ष पैलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है हाल ही में। अरबपति उद्योगपति का निधन 93 साल की उम्र में उनके मुंबई स्थित आवास पर हुआ। पैलोनजी मिस्त्री का जन्म भारत में एक पारसी परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने 2003 में शादी के जरिए आयरिश नागरिकता ले ली और टाटा ग्रुप में सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक वो थे। समूह में उनकी 18.4% हिस्सेदारी थी और मिस्त्री अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित शापूरजी पैलोनजी समूह चलाते थे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल है। जलकुंभी को वैज्ञानिक तौर पर इचोर्निया क्रैसिप्स मार्ट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर बता दें पॉन्टी डिरासी भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में जल निकायों में पाया जाने वाला एक जलीय खरपतवार है। ये स्वदेशी प्रजाति नहीं है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे दक्षिण अमेरिका से सजावटी जलीय पौधों के रूप में भारत में लाया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग EC ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 2030 तक। तो आपको बता दें कि ये 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने अपने छठे आकलन में जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र की तत्काल बहाली का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ 2011 और 2020 के बीच में यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति के अनुसार जो है जैव विविधता के क्षति को रोकने में सफल नहीं रहा है।
जिसका स्वैच्छिक लक्ष्य 2020 तक कम से कम 15% निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना था। अब एक सवाल आपके लिए वो था जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। इस सवाल का जवाब आपको बताना था। सवाल था कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। तो ये पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब ये राजस्थान में तीसरा ऐसा राज्य वो बन गया है जहाँ पर यूरेनियम का खनन होता है। और झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो है ये यूरेनियम का विशाल भंडार राजस्थान में मिला है। सीकर के खंडेला इलाके में खनन शुरू करने की तैयारी जोरों पर है और यूरेनियम और उससे जुड़े खनिजों के विशाल भंडार 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में पाए गए हैं। दुर्लभ खनिज मिलने से राजस्थान में रोजगार और निवेश दोनों के रास्ते खुल गए हैं। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दी है। ऑप्शंस 5 से 11, 7 से 12, 4 से 10 या फिर 3 से 11। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।